हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड इतिहास के समसामयिक भारत की विषय में बात कर रहे हैं। आज का हमारा अध्याय 2 है, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन एवं विस्थापितों का पुनर्वास। इसको हम देखेंगे आज, देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता के साथ भारत की राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों की विलय की थी और इनका स्वतंत्र अस्तित्व राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बना हुआ था। इनका ब्रिटिश भारत में लागू होने वाले कानून व अन्य व्यवस्थाएं इन देशी रियासतों में लागू नहीं होती थी। साथ ही ब्रिटिश भारत के निवासी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संगठन स्थापित कर सकते थे और देशी रियासतों में वहां के नागरिकों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं थे। इससे ब्रिटिश भारत की तुलना में देशी रियासतों में पिछड़ापन व्याप्त था। स्पष्ट हो रहा है आपको सब चीजें कि किस तरह से आपके देशी रियासतें उसमें पिछड़ापन व्याप्त था। 1927 में एक देशी राज्य परिषद की स्थापना हुई। कब? 1927 में। और इसके नेतृत्व में जन आंदोलन हुए जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। देशी रियासतों के निरंकुश शासक, जिन्हें अंग्रेजों की कृपा प्राप्त थी, अपनी निरंकुशता को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत के विलय का कार्य पूर्ण हो गया, जिससे भारत की एकता व अखंडता स्थापित हुई, जो भूभाग भारत के बंटवारे के कारण हाथ से निकल गए थे, उनकी पूर्ति काफी सीमा तक देशी रियासतों के विलय से हो गई। अभी भी भारत के प्रांतों के पुनर्गठन का कार्य बाकी था। अतः 1949 से 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग विस्थापित हो गए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद इन विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या सबसे विकट थी। इनके पुनर्वास का कार्य भी लगभग आजादी के एक दशक के दौरान पूरा कर लिया गया था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार देशी रियासतों के किस वजह से देशी रियासतों का विलय हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि देशी रियासतें एक स्वतंत्र थी, लेकिन किस वजह से उन्होंने इसमें अपना विलय किया, क्या कारण रहे? क्योंकि अधिकांश जो देशी रियासतें थी वे प्राचीन काल से चली आ रही थी और उनको वंशानुशासकों की वैधता प्राप्त थी। जनता में भी उनका बड़ा आदर था और जनता उन्हें ईश्वर के रूप में मानती थी। भारत में प्राचीन काल से अंग्रेजों के आगमन तक अनेक केंद्रीय सत्ताएं रही, जिन्होंने पुराने राज्यों को समाप्त कर अपने अधीनस्थ राज्य बनाए। ठीक है, अब केंद्रीय शक्तियों में न तो इनमें कोई दया का भाव था और न ही उन्होंने कोई इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की थी, बल्कि अपने राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए इनका अस्तित्व स्वीकार करा था। इसीलिए इनका आवश्यक हो गया था कि इन्हें अपने भारत संघ में विलय कर दिया जाए। अब क्या क्या कारण रहे इसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रादेशिक अखंडता में बाधक। देशी रियासतें संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। इनका बने रहना भारत की प्रादेशिक अखंडता के हित में नहीं था। भारत को आजादी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, जो राष्ट्रवाद व राष्ट्रीयता के विकास का परिणाम थी। अतः राष्ट्रवादियों का उद्देश्य भारत की भौगोलिक एकता स्थापित करना था और यह तभी संभव था जब देशी रियासतों के अस्तित्व को समाप्त कर स्वतंत्र भारत के संपूर्ण प्रदेशों पर एक लोकतांत्रिक सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियासती शासकों की संदिग्ध राष्ट्रीयता। रियासतों के शासक सदियों से केंद्रीय सत्ता के मातहत चले आए, किंतु सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के या ब्रिटिश दासता के अंतर्गत रहे इन शासकों की राष्ट्रीयता
संदिग्ध हो गई थी। जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन पनप रहा था तो इन शासकों ने अपने राज्यों में राष्ट्रवाद के उदय को कुचलने का भरकस प्रयत्न किया। अतः प्रारंभ से ही राष्ट्रवाद के विरोधी शासकों की स्वतंत्र भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति पर अचानक से भरोसा नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देशी रियासतों की निरंकुशता। देखें क्या है इनकी निरंकुशता। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो निरंकुश शासक तो नॉर्मली रहता ही है। तो राजतंत्रात्मक में हम देखेंगे कि राज्य और समाज के मध्य अलिखित समझौता व संतुलन होता है जिसमें निरंकुशता एक सीमा तक संस्था का रूप धारण कर लेती है। अर्थात जनता ही सोचती है कि ये शासन निरंकुश होगा। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर देशी रियासतें अपनी प्रजा के स्थान पर अंग्रेजों के प्रति जिम्मेदार हो गई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्पन्न राष्ट्रवादी मूल्यों जैसे लोकतंत्र, अहिंसा, सामाजिक समानता, नागरिक अधिकार इत्यादि का मेल निरंकुश राजतंत्रात्मक शासकों के लिए संभव नहीं था। अतः इन राज्यों का विलय एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है रजवाड़ों की फिजूल खर्ची, जनता की गाढ़ी कमाई। इसको क्या करते थे वो लोग अपने ऐशो आराम में खर्च करते थे। बिना बात के दरबार में शानो शौकत में व्यर्थ का पैसा खर्च होता था। मनमाना उनसे कर वसूल किया जाता था और उस राजस्व को वो अपने अंग्रेजी सामंत को खुश करने के लिए, अंग्रेजों को खुश करने के लिए और फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देते थे। तो स्वतंत्र भारत में ऐसे फिजूल खर्च करने वाले अप्रासंगिक देशी रियासतों का कोई स्थान नहीं था, इसलिए इनका जो विलय है वो एक आवश्यकता हो गई थी। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे रियासतों का पिछड़ापन। अब क्या है ये रियासतों का पिछड़ापन? ब्रिटिश भारतीय भूभागों की तुलना में रियासतों में भारी सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन व्याप्त था। ठीक है, यदि स्वतंत्रता के पश्चात भी इन रियासतों को बनाए रखा जाता तो भारत में जो क्षेत्रीय असंतुलन था वह उत्पन्न हो जाता और इस रियासतों के निवासी इन राज्यों की उपस्थिति को एक सामाजिक व आर्थिक प्रगति में अपना पिछड़ापन या बाधक मानने लगे थे। अब बाधक किस तरह से कि भी पिछड़ा है, ये लोग पिछड़े लोग हैं, तो इन परिस्थितियों में रियासतों के अंदर एक अलग सा वातावरण बन गया था और इनके विलीनीकरण के बिना जन आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती थी, इसीलिए इनका विलय करना आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अभाव। क्या है? निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत भारत की देशी रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का जन्म नहीं हो सका। इससे यहाँ भारी राजनीतिक पिछड़ापन था। प्रशासन के सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधित्व को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। कार्यपालिका व न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विकसित अवस्था में नहीं थी। राज्य व सामंतों को न्यायिक अधिकार प्राप्त थे और वे अपनी इच्छा अनुसार जनता के साथ खिलवाड़ करते थे। कुल मिलाकर शासन में जनता की भागीदारी नगण्य थी। इस प्रकार रियासतों का शासन जन भावनाओं के अनुकूल नहीं था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रियासतों के जन आंदोलन। रियासती जो जनता है उनको हमने देखा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और इसके उपरांत भी देशी रियासतों व जागीरों में जो किसान थे, आदिवासी विद्रोह, उन्होंने जन विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था और इस दौरान कोई भी रियासत ऐसी नहीं बची थी जहां पर आंदोलन नहीं हुआ। देशी रियासतों के जनसंघर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और अधिक तीव्र हो गए और वे कांग्रेस का हिस्सा बन गए। जनता को अगर कोई न्याय नहीं मिलेगा तो वो आक्रोशित ही होगी। तो अब क्या हुआ, रियासतों के जन आंदोलन इतने शक्तिशाली हो गए कि वे अब देशी रियासतों का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। क्या चाहते थे वो जनता भारत में मिलना चाहती थी।
तो जब देशी रियासतों का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहते थे, अतः देशी रियासतों के भारत में विलय के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। नेक्स्ट हम 8वां पॉइंट पढ़ेंगे हमारा, अंग्रेजों की दोहरी नीति। अंग्रेजों ने भारत को आजादी स्वेच्छा से प्रदान नहीं की। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों या दबाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मजबूर होकर हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान की। किंतु उन्होंने क्या करा, फूट डाला और राज्यकरों की नीति अपनाई और देशी रियासतों के शासकों को राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधियों के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में चाहे क्रांतिकारी तरीके से एक झटके में या सुधारवादी तरीके से किस्तों में इन रियासतों का अस्तित्व मिटाया जाना स्वतंत्रता आंदोलन का एक अनिवार्य कार्य बन गया या अन्य कार्यक्रम ही बन गया। नेक्स्ट हमारा 9वां पॉइंट है, देशी रियासतों का क्षीण मनोबल। राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता और स्वतंत्रता आंदोलन को मिल रही सफलता से रजवाड़ों का मनोबल क्षीण हो गया और वे जनसंघर्ष के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। वास्तव में अंग्रेजों के साथ जब वो रह रहे थे तो एक लंबा समय तक वो क्या हुआ, एक उनके ऊपर आश्रित हो गए और स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की वो स्थिति में नहीं थे और उनकी वंशानुगत राजनीतिक वैधता तो सुरक्षित रह गई, किंतु उनमें राजनीतिक व प्रशासनिक क्षमताओं का पूरी तरह से अभाव पैदा हो गया। अतः स्वतंत्र रूप में उनका अस्तित्व होना इनकी प्रकृति में ही निहित नहीं रह गया और अब रजवाड़ों का मनोबल टूटने लगा था और इसीलिए 15 अगस्त 1947, अब देखो हम कितने लोगों 15 अगस्त 1947 तक केवल जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद इन रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय को स्वीकार कर लिया था। हमारा लास्ट पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई की दृढ़ता। कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कार्य करा, वो फेमस ही किस वजह से हुए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देशी रियासतों के विलय के मामले में कांग्रेस एकमत थी। 26 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्रालय के साथ साथ एक नया भाग बनाया था, उसको भी संभाल लिया, रियासत विभाग का अतिरिक्त भार संभाल लिया और इस विभाग के कौन सचिव थे, वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ प्रकृति के व्यक्ति थे और रियासतों की राजनीतिक दुराग्रह से उत्पन्न भारतीय एकता के खतरे से वह पूरी तरह से उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, जागरूक थे। तो वे रजवाड़ों को कोई ऐसा समय नहीं देना चाहते थे जिससे वे हमारी राजनीतिक एकता में कोई बाधा उत्पन्न करे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन रियासतों के समक्ष विलय का प्रस्ताव रखा। वल्लभ भाई पटेल ने उन राजाओं से उनके क्षेत्र में या भारत के जो अंदर पड़ते थे अपील की कि वे 3 विषयों क्रमशः क्या क्या, विदेशी संबंध, सेना और संचार, जिससे पूरे देश के जुड़े हुए हैं, पर भारतीय संघ में अपने विलय की स्वीकृति प्रदान कर दे। साथ ही उन्होंने दबे तौर पर धमकी भी दी, एक प्रकार से कहेंगे कि ऊपरी तौर पे तो ये कहा कि आप स्वीकार कर लें, लेकिन साथ ही उन्होंने एक दबे तौर पर ये धमकी भी दी कि यदि रियासतें विलय नहीं करेगी तो रियासतों की बेकाबू हो गई जनता को वे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और 15 अगस्त के बाद सरकार की विलय की शर्तें और कठोर हो जाएगी। पटेल की दृढ़ता को भी भांपते हुए इन रियासतों ने भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो ये था हमारा भारत में देशी रियासतों का विलय। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से देखें। थैंक यू।